तो चलिए हम शुरू करते हैं ऐसे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को। ठीक है, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण को कि ये क्या होता है। ठीक है, और बाकी जितने भी डेटा प्रोसेसिंग से रिलेटेड वीडियोस हैं उनको देख लीजिएगा। और राम आहूजा की बुक इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है और जीके अग्रवाल जी की बुक हिंदी मीडियम के लिए है। ठीक है, दोनों मतलब बेस्ट बुक है, आप उससे पढ़ करके आसानी से अच्छे से समझ सकते हो। और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण यानी कि रिपोर्ट राइटिंग दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हम क्यों करते हैं। ठीक है, लास्ट में तो हमें रिपोर्ट राइटिंग करनी ही है, तो या प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण तो हमें करना ही है, तो हम ये क्यों कर रहे हैं। देखिए, आपको पिछली क्लास में याद होगा, पिछले सेमेस्टर में, कि आपने हाइपोथेसिस पढ़ा था। ठीक है, उपकल्पना या प्राकल्पना। ठीक है, प्राकल्पना क्या होता है, एक गाइड होती है हमारे लिए, है ना, एक निर्देशिका होती है कि वो हमें हमेशा निर्देशित करती है, दिशा निर्देशित कि हमें किस राह पे चलना है ना। पता चला हम डेटा इकट्ठा करने जा रहे हैं और हमने इधर उधर का डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, 5-6 साल लगते हैं एक रिसर्च को करने के लिए, है ना। एक मान लीजिए पीएचडी स्कॉलर रिसर्च कर रहा है तो 3 साल 5 साल लग जाते हैं। तो उसे याद रहेगा कि हमें कैसे क्या कलेक्ट करना है, तो उसके लिए उपकल्पना बहुत सहायता करती है। वो एक अज्यूम्ड स्टेटमेंट होता है जो कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर पे बेस्ड होता है ना। एक क्या कहेंगे हिंदी में कि एक काल्पनिक कथन होता है, और वो पूरी तरीके से काल्पनिक नहीं कहेंगे हम उसे, है ना। क्योंकि वो क्या होता है, मतलब पूरी तरीके से क्या, बिल्कुल काल्पनिक नहीं कहेंगे, बट कह देते हैं कि काल्पनिक, क्योंकि हमने बहुत सारी साहित्यों का अध्ययन किया और उससे हमें कुछ एक्सपीरियंसेस मिले, और उस एक्सपीरियंसेस के बेस पे हम कहते हैं कि हाँ ये भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है कि बंधुआ मजदूरी का कारण है निर्धनता। ठीक है, हमने बहुत सारा रिव्यू किया लिटरेचर का, साहित्यों का अध्ययन किया, फिर हमें लगा, हमने एज्यूम किया कि एज्यूम का हिंदी देख लेना क्या होता है ना। तो हिंदी मीडियम वाले, तो वही चीज़ कि एज्यूम्ड स्टेटमेंट होता है कि उससे हमें एक एक्सपीरियंस मिला कि हाँ निर्धनता जहाँ जहाँ है वहीं वहीं बंधुआ मजदूरी है, इस तरीके की चीज़ें, है ना। तो मतलब हमें स्टेटमेंट मिल गया एक एज्यूम्ड वाला, और उसी को क्या कर रहे हैं, उसी के हिसाब से हम अपने डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब डेटा कलेक्ट करते करते बहुत सारा डेटा इकट्ठा हो गया, और ठीक है, उसके बाद हमें ये ध्यान रखना होता है कि जब हम पूरा डेटा कलेक्ट कर चुके हैं, अब डेटा को सही सही कलेक्ट करने में हमें हाइपोथेसिस ने हेल्प की, उपकल्पना ने। अब जब हमें डेटा को प्रेजेंट करना है, अपना जितना भी हमने कलेक्ट किया है उसको जब हमें प्रेजेंट करना है, तो उसमें कुछ मतलब सावधानियों का ख्याल रखना पड़ता है। कुछ क्या कहते हैं उसे, कुछ मतलब आप समझ रहे होगे, कुछ सावधानियाँ लेनी पड़ती हैं, है ना। तो इसमें जैसे कि हिंदी में लिखा हुआ दिख रहा है आपको, फर्स्ट पॉइंट, इसकी सहायता से हमें सामान्य प्रवृत्तियों और नियम पता चलते हैं जिनके आधार पर अनुसंधानकर्ता सिद्धांतों का निर्माण करता है ना। इसके आधार पे, हाँ, तो इसके आधार पे हमें डेटा हमने कलेक्ट किया, और डेटा को इस तरीके से अरेंज करना है कि हमने जो अपना जो उद्देश्य रखा था, अपनी जो हाइपोथेसिस बनाई थी, उसी के आधार पर हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट करें, है ना। उससे हमें उसी बेस पर रूल्स ये सिद्धांत, है ना, नियम और अवधारणाएं निकालने में आसानी होगी। ठीक है, और उसी के आधार पर क्या करते हैं, हम थ्योरी बिल्डिंग करते हैं, अपने सिद्धांतों का निर्माण भी करते हैं, न्यू है ना, नए सिद्धांत आ जाते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस अगर इस्टेब्लिश हो जाती है तो वही क्या बन जाती है, सिद्धांत बन जाती है। ठीक है, उपकल्पना अगर स्थापित हो जाती है तो वही क्या बन जाती है, थ्योरी बन जाती है। ठीक है, प्रस्तुतिकरण का मतलब होता है कि जितने भी आंकड़े एकत्रित किए गए हैं उनको तार्किक तरीके से और व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करें, जिससे कि हम उनका आकलन और विश्लेषण आसानी से कर पाएँ। अब जितना भी डेटा प्रेजेंट किया है
उसको हम इस तरीके से प्रस्तुत करें कि हम क्या करें, उसका एनालिसिस आसानी से कर पाएँ, ठीक है, और उसको हम रैशनली एनालिसिस कर पाएँ, है ना। अगर इधर उधर बिखरा हुआ होगा मेल का और फीमेल का डेटा, अगर मान लो इधर उधर होगा, मिक्स होगा, वेल अरेंज्ड नहीं होगा, और उसको जब आप मान लो आप क्या कर रहे हो, पॉवर्टी, गरीबी पर आप आपने क्या किया, स्टडी की है, अब उससे डेटा कलेक्ट किया है, अब उसको उसी से रिलेटेड डेटा आपको प्रेजेंट करना है ना, उसी से रिलेटेड आंकड़े आपको प्रस्तुत करने। तो पता चला पॉवर्टी के लिए आपने क्या किया, एक कॉलम बनाया मेल, एक कॉलम बनाया फीमेल, और उसमें ये लिख दिया इतनी महिलाएं हैं, इतने पुरुष हैं। एक तरफ लिख दिया इतना जो है उनके इतनी इनकम है मेल की और इतनी फीमेल की इनकम है ना। और उधर अगर आपने परसेंटेज नहीं लिखा, है ना, पूरे का क्या औसत है, एवरेज नहीं लिखा, तो बेकार हो जाएगा। कैसे आप फिर रूल बनाओगे, आपको सारा उसका एनालिसिस कैसे कर पाओगे ना। तो इसीलिए प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है। उसमें मीन, मीडियन, मोड, है ना, माध्य, माध्यिका, बहुलक, है ना, ये सब कुछ स्टैटिस्टिकल हैं चीज़ें जो कि अभी आप आगे पढ़ोगे, तो ये सब चीज़ें प्रेजेंट करनी ज़रूरी होती हैं, जिससे हमें डेटा का ओवरऑल चीज़ें पता चल जाए, है ना। जैसे आपको टेबुलेशन में बहुत इजी सी चीज़ बताई थी कि अगर हमने उसमें सिर्फ सीरियल नंबर लिख दिया तो हम एक साथ एक नज़र में हम बता सकते हैं कि हाँ, जितने भी बच्चों ने यहाँ पे अपने नेम्स लिखे हैं वो कितने हैं, क्योंकि उन्होंने सीरियल नंबर डाला है ना। 10 तक पहुँचाए तो मतलब 10 स्टूडेंट है, एक नज़र में हमें पता चल गया, और उसका फिर एनालिसिस करने में और ये लिख दिया किस किस दिन में ऐसे बच्चे आए। तो उन्होंने अब फिर उसके बाद हमने देखा कि जो फेस्टिवल्स के करीब डेज थे उनमें बच्चे कम आए हैं, तो हम तुरंत पता लगा सकते हैं कि फेस्टिवल्स की वजह से बच्चे एब्सेंट होते हैं, तुरंत पता चल गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हम डेटा को अच्छे से उसको प्रेजेंट करें, ज़रूरी होता है। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के समय हमें ध्यान रखना होता है कि हमने क्या उपकल्पना या क्या हाइपोथेसिस बनाई है, या क्या एम था हमारे रिसर्च का, और जो समस्या है उसकी प्रकृति कैसी है, गुणात्मक है कि गणनात्मक है ना। गुणात्मक है तो उसको और ज़्यादा उसको फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, है ना, गुणात्मक, गणनात्मक। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करने के दौरान एक अनुसंधानकर्ता को यह ध्यान रखना चाहिए कि वर्गीकरण और सारणीयन के दौरान तथ्यों की कौन सी प्रवृत्तियां स्पष्ट हुई हैं। जब हमें एक अनुसंधान करता है, क्योंकि उसने रिसर्चर है, अनुसंधान करता, क्योंकि उसने पूरा रिसर्च किया है इतने सालों तक, अब जब डेटा को प्रेजेंट करने जा रहा है तो वो आसानी से ये एनालिसिस कर पाएगा, अपने डेटा को ही देख के लिखते लिखते ही पता लगा लेगा कि उसमें क्या नेचर है इस डेटा का, है ना, क्या रुझान है, किधर जा रहा है डेटा, पॉजिटिवली कि नेगेटिवली, या जो भी उसका रिसर्च का टॉपिक है, ये सारी चीज़ें। आंकड़ों का विश्लेषण और उन्हें व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करते समय कुछ गलतियाँ होने का डर रहता है, और अगर इन गलतियों या इन त्रुटियों को ठीक ना किया गया तो, या उसका निराकरण ना किया गया, मतलब इन जो मिस्टेक्स हुई हैं उनको अगर सही नहीं किया गया, तो क्या होगा, लास्ट में जो हमें थ्योरी मिलेगी या लास्ट में जो रिज़ल्ट मिलेगा वो भी क्या होगा, गलत होगा, अनरिलायबल होगा, रिलायबल नहीं होगा, ठीक है, वैलिड नहीं होगा कह सकते हैं। और ये जो त्रुटियां होती हैं, ये जो मिस्टेक्स होती हैं, 2 टाइप्स की होती हैं। एक को बोलते हैं हम मिथ्या सामान्यीकरण त्रुटियां, या एक सेकेंड, मिथ जनरलाइजेशन फॉल्सीज, सांख्यिकी माप त्रुटियाँ, या स्टैटिस्टिकल मेजर फॉल्सीज, ठीक है। मिथ्या सामान्यीकरण त्रुटियाँ या मिथ जनरलाइजेशन फॉल्सीज में क्या होता है कि इसमें हमने कहीं हमने मान लो 1000 लोगों पे स्टडी की है, उसमें से 10 लोगों पे एक रिज़ल्ट आया है जो कि बड़ा अजीब सा है ना, सिर्फ 10 लोगों पे आए। अब हमने क्या किया, लास्ट में जब डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो जब एनालिसिस कर रहे हैं उसका, तो क्या कर रहे हैं, वो जो 10 लोगों पे आया था वो अजीब सा रिज़ल्ट कुछ भी, तो उसको हमने क्या किया, पूरे हज़ारों पे जनरलाइज़ कर दिया, पूरे हज़ारों पे उसको अप्लाई कर दिया। तो ये चीज़ गलत है, इसी को बोलते हैं मिथ्या सामान्यीकरण त्रुटियाँ। किसी एक जगह पे, किसी ज़रा सी जगह पे अगर आपको कुछ अजीब या स्पेशल मिल गया, या बहुत अच्छा मिल गया या बहुत ख़राब मिल गया, तो उसको आप पूरे पे जनरलाइज़ नहीं कर सकते हो, ये एक गलती है
है ना। सांख्यिकी माप की त्रुटियाँ अभी आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पढ़ोगे, है ना, इसका मेज़रमेंट पढ़ोगे, आगे आपके सिलेबस में है, तो उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, है ना। फार्मूला होते हैं, उसमें अलग अलग सूत्र होते हैं चीज़ों को निकालने के, माध्यिका, माध्य, इस तरीके की चीज़ें मिलेंगी आपको सुनने को, मीन, मीडियन, मोड, इस तरीके की और भी चीज़ें, है ना, विसरण और इस तरीके की, तो पढ़ोगे अभी, तो उसमें फार्मूला होते हैं, उसमें कुछ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब। अगर उसमें कुछ मिस्टेक हो गई तो बहुत फिर गलती हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें होती हैं। अब जब देख रहे हो कि इतना सारी चीज़ें आपको बता दी मैंने, तो इससे क्या पता चल रहा है, अगर इन सारी चीज़ों में प्रेजेंटेशन में कुछ गलती हो जाती है तो क्या होगा, रिज़ल्ट क्या होगा कि जो सब गलत सलत हो जाएगा अंत में, ठीक है। और अवधारणाओं का और थ्योरी का बिल्डिंग नहीं हो पाएगा, होएगा भी तो गलत होगा, है ना, गलत निकल करके सामने आएगा। उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं, मान लो बंधुआ मजदूरी निर्धनता के कारण होती है, तो पॉवर्टी एक हो गई और बंधुआ मजदूरी एक हो गई, ठीक है, ये दो चर हो गए। अब बंधुआ मजदूरी की वजह से पॉवर्टी होती है कि पॉवर्टी की वजह से बंधुआ मजदूरी होती है, ये सब क्या है, कोरिलेशन है या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, तो इसको फाइंड करना, तो इसमें जो वेरिएबल्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है, उनको ठीक से हमें स्टडी करनी पड़ती है, स्टैटिस्टिकल डेटा हमें ठीक से प्रेजेंट करना होता है, ठीक है। और अगर हमने इन सारे डेटा का क्या किया, पिक्टोरियल ग्राफ्स बना लिए या पिक्चर्स के फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट कर लिया, बार ग्राफ बना लिया, पाई चार्ट बना लिया, है ना, जो आपने बचपन में पढ़ा होगा वैसे तो, है ना, तो ये सारी चीज़ें करते हैं, तो हम जो लास्ट में अवधारणा निकालते हैं, थ्योरी बनाते हैं, तो आसानी से सही बन जाती हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं डेटा को प्रेजेंट करने में, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, ये सब पता होने से बहुत फ़र्क पड़ेगा आपको MCQs सॉल्व करने में, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पूरी जितनी भी यूनिट के बाकी टॉपिक्स हैं वो सब एक साथ कवर कर लेंगे, इसलिए प्लीज़ प्रेजेंट रहिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास एंड टेक केयर।